जैसे 2015 के टाइम की बात करें तो उस टाइम बहुत कम कोचिंग संस्थान थे और कोई भी स्टूडेंट जो है वो फाउंडेशन संस्थान के बारे में उनकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी उनको। 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, अब पहली बात तो आप टाइम बढ़ा दो अपने पढ़ने का। दूसरी बात कि आप जितना भी आप पढ़ रहे हो वो रेगुलर पढ़ो और अपनी मेहनत में ईमानदारी रखो कि जब इरादों में जुनून हो तो नींद तो आनी नहीं चाहिए पहली बात तो। लेकिन फिर भी अगर नींद आती है तो फिर आपके इरादे थोड़े कमज़ोर हैं। फिर भी देखो क्या है, जनरली ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है सर कि 90% स्टूडेंट्स की बात करें तो वो अधिकतर लंबा समय तक वो नहीं बैठ पाते हैं पढ़ने के लिए। एवीएस कोचिंग क्लासेस 2015 में शुरू हुआ और 9वें साल के पायदान पर पहुंच चुका है। संघर्ष भरी इसकी कहानी है और आज हम इसी संघर्ष भरी कहानी के बारे में जानेंगे यहाँ के डायरेक्टर से और समझेंगे कि एवीएस को चलाने में, शुरू करने में क्या कुछ इनको संघर्ष का सामना करना पड़ा, किस तरह के संघर्षों से ये गुजरे हैं। दूसरी ओर अगर एक कोचिंग या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू किया जाता है तो बच्चे लेके आना एक बड़ी चुनौती होती है। अब उस चुनौती को इन्होंने किस तरह से फेस किया, किस तरह से बच्चे आए। दूसरी ओर हम ये भी जानेंगे कि बच्चों के लिए 2015 में 2016 में जो सत्र था वो कैसे एक मोटिवेशन इनका बना या किस तरह से बच्चों के लिए ये एक फ़ायदेमंद इंस्टीट्यूट साबित हुआ और किस तरह से ये टोंक के अंदर अपनी नित नूतन नई पहचान बनाता चला गया। इसी के बारे में हम जानेंगे। इसी के साथ में यहाँ के डायरेक्टर के भी संघर्षों की कहानी हम कवर करने जा रहे हैं और दूसरी ओर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा। ये संघर्षों की कहानी आपको बताएगी कि गांव के तबके से निकल करके कैसे शहर की हवाओं के अंदर रहते हुए भी तैयारी की जाती है, किस तरह से एक बड़े अधिकारी या आईआईटी, नीट, जी या फिर 12वीं क्लास या 10th क्लास को किस तरह से टॉप किया जाता है, किस तरह से नई नई तरह की रणनीतियाँ बना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। नमस्कार, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं संघर्षों से भरी कहानी, आपकी जुबानी स्टोरी ऑफ स्ट्रगल्स। आइए बात करते हैं अविनाश मेवाड़ा से जो कि एवीएस कोचिंग क्लासेस के फाउंडर हैं और इनकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो सर, कैसा लग रहा है, एवीएस के 9 साल पूरे हो गए, किस तरह की शुरुआत हुई एवीएस की? आप अपना परिचय दें पहले तो, कैसे आपने शुरुआत की? ज़रूर सर, नमस्कार। मेरा नाम अविनाश मेवाड़ा है और एवीएस क्लासेस टॉप फाउंडेशन कोचिंग का मैं डायरेक्टर हूं और मेरे साथ में 1 अप्रैल 2015 से मैंने और मेरे जो पार्टनर थे डॉक्टर विजय कुमार बजाज, उन दोनों ने मिलकर इस कोचिंग की स्थापना की और 1 अप्रैल 2015 से ही कंटिन्यू अभी तक जो है नॉन स्टॉप कोचिंग बहुत अच्छा संस्थान अपना चल रहा है। टोंक ज़िले में नंबर 1 हमने नाम किया है अभी तक फ़िलहाल। और शुरुआती समय में की बात करें अगर अपन, तो शुरुआती समय में जैसे 2015 के टाइम की बात करें तो उस टाइम बहुत कम कोचिंग संस्थान थे और कोई भी स्टूडेंट जो है वो फाउंडेशन संस्थान के बारे में उनकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी उनको कि किस प्रकार से फाउंडेशन होता है, किस प्रकार से फाउंडेशन मजबूत किया जाता है बच्चों का, किस तरह से फाउंडेशन में तैयारी होती है, इस प्रकार की कोई जानकारी बच्चों को नहीं थी। तो हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा उस चीज़ के लिए। अविनाश जी, आपने बताया कि आपने 2015 में जो संघर्ष किया, लेकिन एक चीज़ जो खटकती है, एक चीज़ जो सवाल रहता है लोगों के मन में कि 2015 में आपने बताया कि शुरुआती दौर में जब आपने कोचिंग शुरू की तो उस समय में यहाँ पर फाउंडेशन क्लासेस बहुत कम थी, तो उस समय आपका पैर जम गया। लेकिन उस समय बच्चों को लाना, अट्रैक्शन पैदा करना, एक तरह से फ्रॉड भी बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि यार ये क्या आ गया नया।
तो लोगों में नेगेटिविटी भी रही होगी, तो उसको पॉजिटिविटी कैसे बनाई और बच्चों को कैसे आपने अपने इंस्टीट्यूट की ओर आकर्षित किया? जी बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत करी थी तब बहुत इस प्रकार की बहुत समस्याएं हमारे साथ आई थी। हम बाहर से हैं, सबसे पहली बड़ी समस्या तो हमारे साथ ये आई थी कि हम बाहर से हैं। दोनों डायरेक्टर जो थे, हम लोग जो मेरे पार्टनर जो वो भी हैं, वो भी बाहर से थे, वो जयपुर से हैं, मैं दूनी से बिलोंग करता हूँ। तो हम दोनों बाहर से थे। तो टोंक ज़िले के अंदर, टोंक जिला मुख्यालय पे हम किसी संस्थान को स्थापित कर रहे हैं, तो उसमें तो बहुत हमारे को समस्या का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी हमारा क्या सुदृढ़ निश्चय जो हमारा था वो ये था कि टोंक ज़िले के जो बच्चे हैं, उन टोंक ज़िले के बच्चों को सीकर, कोटा, जयपुर, यहाँ जो जाने की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, वो ज़रूरत हम ख़त्म करना चाह रहे थे। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने इसकी स्थापना करी, कोचिंग की। और वो स्थापना हमारी जो हमने जैसे इस कोचिंग स्टार्ट किया तो उसका कुछ हद तक हमारे को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, और उसका परिणाम जो है वो अच्छा भी निकल के आया। इस तरह की परेशानियाँ आई? परेशानियाँ ऐसी, जैसे बहुत से, जैसे हम मार्केटिंग में जाते थे, जैसे प्रचार के हिसाब से जाते थे, डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे, तो उस टाइम ये कहते थे कि आप तो बाहर से हैं। पहली बात तो क्योंकि क्या है कि बहुत से हमारे से, हम जब हमने स्टार्टिंग की कोचिंग की, उससे पहले भी बहुत सारी कोचिंग ऐसी आ चुकी थी जो आके बच्चों की ये मोटी फीस उनसे वसूल करके और उनसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके जा चुके थे। इस वजह से जो पेरेंट्स थे उनके मन में थोड़ी सी कुछ नेगेटिविटीज़ क्रिएट हो चुकी थी। इस वजह से वो परेशानी हमारे को उठानी पड़ी। तो उस भरोसे को कैसे कायम किया? अब 9 साल हो चुके हैं, उस समय किस तरह से भरोसा आपने जीता? जी बिल्कुल, शुरुआत में स्टार्टिंग समय में 2015 का जो सत्र था, 2015-16 के अंदर, उसमें स्टार्टिंग में शुरुआती समय में हमारे पास मात्र 55 स्टूडेंट्स थे, केवल 55 बच्चे थे मेरे पास। अब उन 55 बच्चों से मैंने, मतलब उन 55 बच्चों को मैं किस तरह से लेके आया था ये मुझे ही पता है, कितना संघर्ष करना पड़ा था। अब वो 55 बच्चों में फिर हमने जैसे ही उनको पूरे साल भर तक बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छे टीचर हमने लगाए, अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर हमने लगाए। और उसके जब ये सब किया, उसके बावजूद उसके जब परिणाम जो सामने आया, वो परिणाम ये सामने आया कि पहले ही सत्र के अंदर हमने जिला मेरिट दी 93.5% के साथ। तो पहले ही सत्र के अंदर हमने जिला मेरिट, चौथी जिला मेरिट थी, वो हमने दी थी। और इस वजह से फिर जाकर बच्चों के जो अभिभावक थे उनके मन में विश्वास हुआ कि हाँ, ये बिल्कुल संस्थान थोड़ा अच्छा संस्थान है, बाकी संस्थानों की तुलना में अच्छा संस्थान है। अच्छा, लेकिन अभी तक भी हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम बाहर के थे। तो अब ये अच्छा रिजल्ट देने के बावजूद हमारे साथ ये समस्या आई कि साहब तो बाहर के हैं, कोचिंग बंद करके चले गए, तो फिर कहाँ जाएंगे। इस तरह की समस्याएं हमारे साथ आई। लेकिन फिर जैसे जैसे हम समय बढ़ता गया, वैसे वैसे हम रिजल्ट अच्छा देते गए। जो जनता है, अभिभावक है, उनका विश्वास, बच्चों का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता गया। और जैसा कि आपको पता है, अभी फिलहाल सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में एवीएस क्लासेस उभरता हुआ नजर आ रहा है टोंक जिले के अंदर। सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन चुका है एवीएस कोचिंग क्लासेस। लेकिन इस एवीएस का क्या मतलब है? एवीएस नाम यूनिक नाम है, अनसुना सा नाम था, लेकिन आज के समय में 9 साल बाद पूरे टोंक के अंदर ये नाम जुबां पर चढ़ चुका है। इस एवीएस का क्या मतलब है? जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अच्छा, ये आपके नहीं, प्रत्येक जो भी एवीएस के अंदर बच्चा आता है उनके जुबां पे ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि सर ये एवीएस का क्या नाम है। तो एवीएस का सर फुल फॉर्म तो ऐसा है कि जैसे एक्सेलरेट विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस, मतलब इसका हिंदी में अपन करें तो सफलता दिखने में तेज़ी। इस तरह से करके हमने एक नाम सोच के हमने थोड़ा सा यूनिक नाम एवीएस करके हमने निकाला था। लेकिन बहुत से इसको रिलेट भी करते हैं, बहुत से जो पेरेंट्स हैं, बहुत से बच्चे हैं, वो इसको रिलेट करते हैं कि मेरा नाम अविनाश है और मेरे जो पार्टनर हैं उनका नाम विजय हैं। ऐसे करके ए और वी इस तरह से करके इसको रिलेट करते हैं। बाकी ऐसा नाम है नहीं। एक्चुअल जो इसका नाम है, इसका जो मीन है वो एक्सेलरेट विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस, दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ एवीएस क्लासेस। तो ये थी एवीएस की फुल फॉर्म। क्या है एवीएस, ये आपने जाना। तो अब हम इनसे ये जो जानना चाहेंगे कि सर आपकी नज़र में स्कूल खोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन कोचिंग को महत्वता देना, स्कूल से बेटर कोचिंग या फाउंडेशन कैसे हो गई? जी बिल्कुल सर, सबसे पहली बात तो एक्चुअली क्या है कि जब हम यहाँ टोंक में हमने इस्टेब्लिश किया, शुरुआत की, तो सबसे पहला तो समस्या हमारे साथ ये थी कि हमारे पास खुद की बिल्डिंग नहीं थी, ठीक है। उसके और फिर स्कूल के नॉर्म्स कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इतने हम सक्षम थे भी नहीं कि स्कूल के नॉर्म्स हम कंप्लीट कर पाते, इसलिए। अच्छा, दूसरी बात, स्कूल भी खोलने के बावजूद
उसके बावजूद भी हम वो शिक्षा जो हम कोचिंग में दे सकते थे वो हम स्कूल में नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते, इसका भी रीज़न है। क्योंकि क्या है कि बच्चा जब स्कूल में 5-6 घंटे, अभी फ़िलहाल की जो एक्चुअल कंडीशन ये बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है, पेरेंट्स की मेंटलिटी भी ऐसी कुछ हो चुकी है कि बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, 5 घंटे स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद फिर वो पर्टिकुलर प्रत्येक सब्जेक्ट की वो ट्यूशन जाएगा, तो इस तरह से करके वो 4 घंटे अपने वेस्ट करता है। तो यूँ मान के चलें कि 6 घंटे स्कूल में, 4 घंटे वो कोचिंग में वेस्ट करता है। ऐसे करके उसके 10 घंटे, उसके दिन के 24 घंटों में से 10 घंटे उसके ऐसे बर्बाद से हो जाते हैं। अब वो अगर इस पूरा स्कूल और कोचिंग का जो मामला है केवल वो कोचिंग में ही समाहित करें तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसलिए हमने थोड़ा सा कोचिंग को ज़्यादा तवज्जो दी और हम चाह रहे थे कि हम टोंक, जो कोटा, सीकर और जो जयपुर, जहाँ सिटी में, बड़ी सिटीज़ में जो बच्चे जाते हैं, अपनी मोटी फीस लेकर जाते हैं, वहाँ पर इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर भी वहाँ जाते हैं और उनको फिर भी उनके जो उनकी इच्छा अनुसार उनको परिणाम नहीं मिल पाता है। तो वही सुविधा हम यहाँ पर देने के उद्देश्य से हमने एवीएस क्लासेस का स्थापना करी थी और स्कूल को हमने इस वजह से थोड़ी सी कम तवज्जो दी बस बजाय कोचिंग के। तो ट्यूशन वालों के लिए तो एक बड़ी मुसीबत हो गई होगी, ट्यूशन क्लासेस कई बंद भी हो गए होंगे आपकी वजह से। जी बिल्कुल सर, ट्यूशन क्लासेस देखो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जैसे ही हमने स्थापना की एवीएस क्लासेस की तो बहुत से जो क्रिटिक्स थे वो आलोचक सामने आते हैं और हमारे को दबाने के बहुत प्रयास भी किए गए। बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि किसी तालाब में मगरमच्छ होते हैं तो उसमें छोटी मछली सर्वाइव नहीं कर पाती, तो वैसा ही कुछ सीन हमारा था कि हम एक तालाब में आ चुके थे जहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ थे और हम एक छोटी सी मछली स्वरूप काम कर रहे थे। लेकिन ये था कि हमारा जो निश्चय था वो दृढ़ था बिल्कुल कि हाँ, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से अपने कोचिंग के उद्देश्य को, जो हमारा जो कोचिंग का उद्देश्य है कि किस वजह से हमने कोचिंग स्टार्टिंग की है, तो वो हमारा पूरा बिल्कुल सीन क्लियर था। इसलिए हमने अच्छे तरीके से प्रयास किया। आपका स्वयं का बचपन कैसा था? आपके बचपन का कोई यादगार किस्सा जो आप बच्चों को बताना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, किस तरह का बचपन भी? जी बिल्कुल, 10th क्लास तक तो मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 10th क्लास तक मैंने दूनी से ही मैंने 10th क्लास सेकेंडरी एजुकेशन में मैंने पूरी कंप्लीट की है। MDS स्कूल नाम है स्कूल का, वहाँ से मैंने पूरी की है। मेरे 93% के ऑलमोस्ट वहाँ पर 10th क्लास में रहे थे। उसके बाद फिर 12th क्लास मैंने यहीं से करी, टोंक से। उसके बाद फिर मैं कोचिंग करने गया, IIT AIEEE की कोचिंग करने गया। वहाँ से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं बीटेक कंप्लीटेड हूँ, ठीक है, बीटेक होल्डर, 4 साल IT फील्ड है मेरा बीटेक का, उससे मैं पास आउट हूँ। फिलहाल मैं केमिस्ट्री क्लासेस में लेता हूँ। तो मेरा जो, अगर मैं बात करूँ कि कोचिंग के टाइम पे मेरे जीवन की सबसे जो वो कहते हैं ना अधिकतम पढ़ाई जिसके कहते हैं, वो अधिकतम पढ़ाई जब मैंने कोचिंग की थी कोटा के अंदर, तब मैंने करी थी। वहाँ पे 16-16 घंटे हम पढ़ाई के निकालते थे, 18-18 घंटे भी बहुत सी बार हमने पढ़ाई के निकाले हैं। और इस तरह से हुआ करता था कि जो क्वेश्चन हमारे से ऑन टेबल नहीं हुआ करते थे, वो क्वेश्चन बहुत सी बार मेरे से नींद में भी वो क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। और उन जैसे ही क्वेश्चन सोल्व होता था तो मैं उठ के बैठता था और क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करता था और वो क्वेश्चन बाकायदा वो क्वेश्चन हल होता भी था। तो इस तरह के कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ही मेरे किस्से हैं, ज़्यादा तो कोई कोई स्पेशली किस्सा है नहीं। बाकी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और थोड़ा सा एजुकेशन को लेकर हमेशा तत्पर रहता था। आप क्या बनना चाहते थे? सर बेसिकली देखा जाए तो मेरा एम था, वो टारगेट ये था कि मेरे को अब्रॉड में जाके जॉब करने का था। तो मैं बीटेक कंप्लीट मैंने करी है इससे IT से। बीटेक मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, इन्फोसिस कंपनी में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। उस टाइम 70,000 ऑलमोस्ट 1 मंथ का पैकेज मेरे को मिला था। पर मैंने एक्चुअली क्या, मेरा थोड़ा सा बाहर जाने का जो था, यहाँ से टोंक जिला छोड़ के मेरा बाहर जाने का जो था वो मेरा नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए मैं उसको क्विट किया मैंने और मैंने खुद का ही बिज़नेस करने का प्लान किया। और मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा एब्रॉड में जाके जॉब करने का मेरा प्लान था, लेकिन फिर कुछ परिस्थितियों से मैंने वो प्लान स्किप किया। तो अभी जो आपको लग रहा है कि एब्रॉड का जो प्लान आपने कैंसिल किया, वो अब आपको किस तरह से देख रहे हो आप कि अगर हो जाता तो अच्छा होता या फिर नहीं हुआ तो अच्छा हुआ? नहीं सर, बहुत बिल्कुल सही डिसीजन मैंने लिया है कि मैं जैसे वहाँ नहीं गया, उसके पीछे बहुत बढ़िया डिसीजन मैंने लिया है कि मैं यहीं पर रह के अपने ही क्षेत्र में रह के अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको बहुत अच्छी शिक्षा मैं प्रदान कर रहा हूँ। एक ये जो कोचिंग फील्ड है
वो एक देखा जाए तो बहुत से आदमी की जो जनता कहती है कि साहब ठीक है, दुकानें हैं, कोचिंग सेंटर है, बड़ी बड़ी फीस वसूल करते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन मेरे हिसाब से जो कोचिंग सेंटर है, कोचिंग हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वो एक प्योर शुद्ध शिक्षा जिसको अपन कहते हैं, वो हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। और जिसमें प्रत्येक प्रकार के जैसे अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ भी आ जाती है, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो वहाँ नहीं जाकर मैंने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया और मैं अपने क्षेत्र में रहकर अपना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक नाम करने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। सर एक चीज़ ये बताइए, एवीएस के अंदर किस तरह की फैकल्टीज़ रही है शुरू से अब तक? जी, स्टार्टिंग से एवीएस में ज़्यादातर जो फैकल्टीज़ है वो जैसे जो बाहर से ही रही है। जो फैकल्टीज़ है वो आवासीय जो शिक्षक वो यहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर, कि बाहर से जैसे जयपुर से, कोटा से, अजमेर से, सीकर से, यहाँ से फैकल्टी, बनारस से, यूपी से, यहाँ से भी मेरे पास फैकल्टी रही है। और फिलहाल जो फैकल्टी है वो बढ़ा रही है, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। और शुरू से ही मेरी ये रही है कि क्वालिटी में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, बिल्कुल क्वालिटी अच्छी मिलती है बच्चों को, और उसी क्वालिटी को देखते हुए बच्चा जो है वो अच्छा रिजल्ट भी देता है, और उसी क्वालिटी को देखते हुए बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है। और हमारा यही प्रयास रहेगा हमेशा से ही कि क्वालिटी बरकरार रखें और बहुत अच्छी शिक्षा हम बच्चों को प्रदान कर सकें। आप टीचर्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं बच्चों के लिए? किस तरह से देखते हैं कि ये टीचर बच्चों के लिए बेटर रहेगा? जी सर, वो एक्चुअली क्या है, जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीचर का इंटरव्यू होता है। यहाँ पे मैं खुद टीचर का इंटरव्यू लेता हूँ और उनसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उनसे एक्सपीरियंस टीचर बैठे हुए हैं उनसे मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिखवा के उन क्वेश्चंस को उनसे सॉल्व करवाता हूँ। जब ये पायदान कंप्लीट कर लेते हैं टीचर, उसके बाद फिर टीचर्स को क्लास में मैं एंटर करवाता हूँ कि फिर वो डेमो सेशन होता है। 3 डेज़ का डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रोग्राम है वो होता है। आफ्टर दैट उसके बाद जैसे जब बच्चा जो है वो टीचर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ओके देन, फिर उसके बाद ही उनसे सेलेक्ट डिस्कशन होता है। मतलब तो पहले आप सेलेक्ट करते हैं, फिर बच्चे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद टीचर की जॉब पक्की होती है यहाँ पर। तो बच्चे का सवाल है, बच्चों का मतलब एक बच्चे का नहीं, ये तमाम हज़ारों बच्चों का सवाल है कि पढ़ाई करते हैं तो 1 से 2 घंटा पढ़ते हैं, नींद आने लग जाती है। क्या आप भी पढ़ाई करते थे तब आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलती थी सर? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जब इरादों में जुनून हो तो नींद तो आनी नहीं चाहिए, पहली बात तो। लेकिन फिर भी अगर नींद आती है तो फिर आपके इरादे थोड़े कमज़ोर हैं। फिर भी देखो क्या है, जनरली ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है सर कि 90% स्टूडेंट्स की बात करें तो वो अधिकतर लंबा समय तक वो नहीं बैठ पाते हैं पढ़ने के लिए। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मान लो नींद आ रही है आपको, तो एक लिमिटेड टाइम सेलेक्ट करो कि हाँ हमारी 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 1 घंटा पढ़ाई करनी है। उसके बाद फिर आप कुछ भी जैसा अदर एक्टिविटीज़, जैसे मान लो चाय बना के पी लो। दूसरी बात, उसके अलावा ये नहीं हो रहा आपसे तो आप थोड़ी देर बाहर टहल लो, कहीं बाहर जाके आ जाओ। 2 मिनट मोबाइल, अगर आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो मोबाइल वगैरह देख लो, तो उससे क्या है थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा और नींद आपको, मेरे हिसाब से नींद जो है थोड़ी देर के लिए आपका गायब हो जाएगी और आप और अच्छा टाइम अपने एजुकेशन को, पढ़ाई को दे सकते हो। सर एवीएस क्लासेस के अंदर कभी ऐसे बच्चे भी आए जिन्होंने 10th क्लास में आ गए, हिंदी की किताब पढ़नी नहीं आई, या इस तरह के कोई बच्चे हैं जो बिल्कुल 0 लेवल के थे और फिर उनको आपने एवरेज बनाया, एवरेज से फिर उनको 100% दिया, किस तरह से? जी सर, एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो हम क्या बच्चों का टेस्ट लेते हैं। बच्चा जैसे हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने आता है तो हम उसको पहले जज करते हैं कि ये कैपेबल है या नहीं है। तो इस तरह के जैसे जिसको किताब पढ़ना भी नहीं आ रहा है या जो बहुत लो लेवल बच्चा है, तो उसको तो हम वैसे तो हम क्विट करते हैं, लेने का चांस ही नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई ज़्यादा ही प्रेशराइज करे पेरेंट्स कि नहीं साहब आपको ही पढ़ाना है, हमारे पे विश्वास करें कि नहीं साहब आप इसको बहुत अच्छा इसको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हो, तो फिर हम उसको करते हैं। और उसके लिए फिर हमें क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा अलग से हमारे को प्रयास करना पड़ता है, स्पेशल क्लासेस लगानी पड़ती है उनकी। और जो जिस भी सब्जेक्ट में वो कमज़ोर रहता है उस सब्जेक्ट में उसको थोड़ा सा विशेष रूप से उस पर ध्यान देकर उसको, अच्छा टॉपर तो हम नहीं बना सकते हैं लेकिन एवरेज स्टूडेंट तक हम उसको लेके आने का हमारा प्रयास रहता है। एवरेज स्टूडेंट ये बना लेते हैं। अब आप थोड़ा मेरे को ये बताओ, जैसे और भी अब आज के टाइम में, उस टाइम से 9 साल के अंदर अब कंपेयर करें तो आज के टाइम में तमाम इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ गए हैं। उनको लेकर के किस तरह का कंपटीशन दिखाई देता है? बच्चों में कंपटीशन दिखाई देता है, बच्चों के पास में भटकाव का रास्ता है कि एवीएस में जाएं या किसी अन्य में जाएं, तो उसको आप किस तरह से अपनी कोचिंग को अन्य इंस्टीट्यूट से किस तरह से बेस्ट बता सकते हैं? जी सर, मैं तो देखो ये एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ अभी जो फ़िलहाल का कंपटीशन टॉक की देखते हुए देखूँ मैं, तो इसमें क्वालिटी को छोड़कर, क्वालिटी के रिगार्डिंग कम कंपटीशन है।
क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी के बजाय फीस कम करना, किसी बच्चे को तोड़ना, इस तरह के थोड़ा सा ज़्यादा विशेष रूप से ये चीज़ें अभी सामने आ रही है। मेरे पिछले 1-2 साल की बात से ही हमें ये देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा तो ये कहना है सर कि जितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आप प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चे के लिए आपको घूमना नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वयं ही आपको ढूंढते हुए आएगा कि हाँ यार ये क्वालिटी देते हैं। और वाकई में अच्छा बच्चा देखो, बच्चे के पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के लाते हैं, और उन पैसों का अगर मान लो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है सर। इसलिए किसी भी प्रकार का जो कंपटीशन है वो एक सुदृढ़ और एक सुव्यवस्थित कंपटीशन हो तो मैं उसको जायज़ मानता हूँ। अब नया सेशन आने वाला है, नए सेशन के जो नए बच्चे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई पेरेंट्स अगर देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, देखिए लास्ट ईयर विगत 8-9 सालों से जो हमारा रिजल्ट है कोचिंग का, एवीएस क्लासेस का, वो अच्छा रहा है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है अब तक के फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। और हमारा फाउंडेशन का मीन में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि फाउंडेशन में एक्चुअली क्या है कि जैसे जो स्कूल के साथ साथ जो एक्स्ट्रा जैसे आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी, उसके अलावा जेट जो एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, तो वो सब जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो हम करवाते हैं स्कूल एजुकेशन के साथ साथ। स्कूल की एजुकेशन भी मिलती है, साथ में ये सब चीज़ों की जो कंपटीशन एग्जाम्स है इनकी तैयारी भी हमारे यहाँ पर मिलती है। तो द एडिशन ऑफ दिस कंपोजिशन इज़ नोन एज द फाउंडेशन इंस्टीट्यूट। तो हम जो है अदर इंस्टीट्यूट की तुलना में थोड़ा सा बेस्ट अपने आप को इसलिए बताता हूँ मैं कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन तो मिलती है, उसके साथ साथ इस तरह के जो पेपर्स है, ये देखिए आप सर, इस तरह के जो पेपर्स है, ये पेपर भी हम करवाते हैं बच्चों के। तो ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पेपर है हमारे, इसका जो क्राइटेरिया है वो फिक्स है कि इसमें क्या है, जैसे महीने में 2 पेपर होने हैं, एक सब्जेक्टिव होगा एक ऑब्जेक्टिव होगा। उन ऑब्जेक्टिव टेस्ट का रिजल्ट हम अनाउंस करेंगे, पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे, पेरेंट्स मीटिंग होती है। तो इस तरह की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है बच्चों के भविष्य के रिगार्डिंग वो हम बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करते हैं। और अदर इंस्टीट्यूट की तुलना में इसी बात को लेकर, इस पेपर्स की बात को लेकर मैं अपने आप को अदर इंस्टीट्यूट थोड़ा सा बेस्ट बताता हूँ। और इन पेपर्स से बच्चों को जो एग्ज़ाम में किस तरह से पेपर अपने को करना है, OMR शीट फिलअप कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सब हम सिखाते हैं। समय समय पर सेमिनार भी लेते हैं बच्चों के, ताकि बच्चा डिमोटिवेट नहीं हो, मोटिवेट होता रहे। पर्टिकुलर जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हम करते हैं स्कूल क्लासेस के अंदर, और हमारी तरफ से भरपूर प्रयास करने की कोशिश करते हैं। और कुछ प्रयास बच्चे भी करते हैं, बच्चे भी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे को देते हैं। अविनाश जी, एवीएस क्लासेस का 9 साल का सफ़र रहा। इन 9 साल के सफ़रों में बहुत से बच्चे टॉप भी करे हैं, तो 9 साल बहुत मायने रखते हैं। 9 साल के अंदर कौन कौन बच्चे कहाँ कहाँ पर किस तरह से सेटल हो चुके होंगे, इसका अनुमान लगाना तो अभी मुमकिन नहीं है। बट आपकी नज़र में कुछ चुनिंदा ऐसे टॉप बच्चे जो आज के समय में अपने आप को सफल मानते हैं, या किस तरह से एवीएस का योगदान? जी सर, बिल्कुल। देखो 9 साल हो गए हमारे इंस्टीट्यूट को चलते हुए, और बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल भी किए हैं। बहुत से बच्चे MBBS कर रहे हैं, बहुत से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत से BSc नर्सिंग कर रहे हैं, बहुत से गवर्नमेंट जॉब अचीव कर चुके हैं। अब एक्चुअली नाम तो लिस्टिंग तो मेरे पास है, लेकिन मेरे को सारा याद नहीं है, लेकिन कुछ के बच्चों के नाम मेरे को याद है, मैं बता देता हूँ। एक हर्षित जैन नाम से करके बच्चा था, हमारे पास सेकंड सेशन में था 2016-17 में। वो फिलहाल अभी MBBS के नीट में सिलेक्शन उसका हुआ है, और वो MBBS की तैयारी कर रहा है, उसका 4th ईयर अभी रनिंग है, चल रहा है। उसके बाद में और मैं बताऊँ आपको, करुणा चोपड़ा नाम की लड़की हमारे पास पढ़ के गई थी, और वो भी अभी फ़िलहाल पटवारी की पोस्ट पर सिलेक्टेड है, पटवारी की पोस्ट पर कार्यरत है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सुरेश बेरवा नाम से करके हमारे पास एक बच्चा था, वो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से MSc कर रहा है, वो फिलहाल जो है। पंकज चोपड़ा नाम से करके हमारे पास बच्चा था, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अभी MSc कर रहा है। उसके अलावा भावेश वाधवानी नाम से करके बच्चा था, वो भी अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से MSc कर रहा है। उसके अलावा और भी जैसे हवा सिंह बेरवा नाम से करके बच्चा था, वो वीडियो सिलेक्टेड है अभी फ़िलहाल। बहुत से बच्चे पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट है। चंदेल नाम से करके बच्चा था, वो अभी फ़िलहाल राजस्थान पुलिस में वो सिलेक्टेड है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं सर, अब नाम तो सबके मेरे को याद नहीं है एक्चुअली, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ भी मतलब अधिकांश बच्चे
जो है हमारे यहाँ से पढ़ के बहुत अच्छी शिक्षा अच्छे मुकामों पे वो पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छे उन्होंने मुकाम हासिल किए हैं। और जब उनको इस तरह से मुकाम हासिल करते हुए हम देखते हैं तो हमारा सीना जो है वो वाकई में खुशी से फूला नहीं समाता है और हमें बहुत अच्छी खुशी होती है। 10th क्लास में या 12th क्लास के अंदर अगर बच्चों को टॉप करना है तो उनके लिए क्या है आपका मोटिवेशनल स्पीच, या क्या आप उनके लिए क्या रिकमेंड करते हैं? किस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए बच्चों का, किस तरह का जुनून होना चाहिए बच्चों का? जी सर, देखिए मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि जैसे बहुत से कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, बहुत से कहते हैं कि साहब 3 बजे उठ के पढ़ो, साहब आप तो जल्दी उठ के पढ़ो तभी आपकी पढ़ाई सक्सेस, अदरवाइज़ आपकी पढ़ाई सक्सेस नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ सर। मेरे हिसाब से आप जितना भी पढ़ो रेगुलर पढ़ो, मतलब कि आप चाहे 5 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, आप उस 6 घंटे को रेगुलर आप दो। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया परसों पढ़ लिया। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारी जो रेगुलरिटीज़ है वो टूटती है, और रेगुलरिटी टूट जाएगी तो आप रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। इसलिए 10th क्लास और 12th बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है, उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना भी देर आप पढ़ रहे हो, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, अब पहली बात तो आप टाइम बढ़ा दो अपने पढ़ने का। दूसरी बात कि आप जितना भी आप पढ़ रहे हो वो रेगुलर पढ़ो और अपनी मेहनत में ईमानदारी रखो, क्योंकि अगर आप मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा, 100% बेहतरीन आएगा। लेकिन अगर आपने मेहनत में बेईमानी करी तो फिर आपका पतन निश्चित है। इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करो और बहुत बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट सामने आने वाला है। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको 10th और 12th क्लास के जो विद्यार्थी जो मेरे को देख रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ सर। तो देखिए, ये थी अविनाश मेवाड़ा की स्ट्रगल स्टोरी। किस तरह से इन्होंने AVS को शुरू किया, कैसा इनका स्टार्टअप रहा। अब्रॉड जाने वाले थे, उस डिसीजन को नकार करके और टोंक के अंदर AVS कोचिंग क्लासेस नाम का एक इंस्टीट्यूट खोला और 9 साल का ये सफ़र रहा है इनका। 9 साल के अंदर इन्होंने जिस तरह से स्ट्रगल किया, आज के समय में ये टोंक शहर का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये स्ट्रगल स्टोरी के बारे में आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगली स्ट्रगल स्टोरी के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।